अरे भाई, कुरान में थोड़ा सा भी आप छेड़छाड़ कर दो, फतवा जारी हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहब की साथ बेअदबी कर दो, काट डालते हैं। आपके संविधान में उसने जो है प्रिंटिंग पर मिस्टेक कर दी, और उसके बावजूद भी कहीं पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि साहब के साथ जो है उनकी प्रेस बंद करा दी गई, या उनको जेल में डाला गया, या उन पर जुर्माना लगा। ऐसा कहीं हमें सुनने में नहीं आया। क्या संविधान बचाओ समिति की जो सिंपल ग्रेजुएट है, उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि एक FIR जी लॉन्च कर देते, एक शिकायती पत्र डाल देते? मित्रा उनसे पूछ लेता कि साहब 2 साल पहले जो शिकायती पत्र डाला गया था उस पर आपने क्या किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो साहब हम चूक जाते हैं। हमें जब शिकायत करनी होती तो हम शिकायती पत्र भी रजिस्टर्ड डाक से नहीं भेजते। हमको पता ही नहीं हमारे अधिकार बनते कहाँ, हमें पता ही नहीं हमें संरक्षण करना क्या। ये बताएगा कौन? ये बताएगा कोई मजा हुआ अधिवक्ता। बाबा साहब के बाद चमारों में कोई अधिवक्ता पैदा ही नहीं हुआ विगत 70 सालों में, और हमारे समाज ने कभी पैदा भी नहीं किया जी। तो संघर्ष, संविधान बचाओ संघर्ष समिति के ऊपर मैं, अगर मुझसे पूछे कि क्या करना है, तो मैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति से इतना ही निवेदन करूंगा कि साहब आप अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है जो आपके लॉयर्स हैं, जिन्हें आप लॉयर्स मानते हो, उनको बस रोजी रोटी दे दो, जीवन निर्वाह भत्ता दे दो। इतना चेक करते जाओ रहो कि उनके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके घर में चूल्हा जला कि नहीं जला, बस इतना चेक करते रहो। बाकी वो भी पे बैक टू सोसाइटी को लिए उद्यत हैं, वो कर देंगे समाज को वापस। पहले आप ये तो चेक कर लो, संविधान बचाओ समिति के नाते उनके घर में आज चूल्हा जला कि नहीं जला। आप पे बैक टू सोसाइटी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है जी। किससे पे बैक टू सोसाइटी करा रहे हो? संविधान बचाओ समिति सिंपल लॉ ग्रेजुएट से या लॉ ग्रेजुएट से? और लॉ ग्रेजुएट के यहाँ और एडवोकेट के यहाँ क्या चूल्हा जला आपको पता है? मैं क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के जो जज मिस्टर RL वर्मा, कहना नहीं चाहिए लेकिन जो सच्चाई है, आप चूंकि मुझसे बात कर रहे हैं मैं कहूंगा, मैं सवर्णों के एडवोकेट के यहाँ भी बैठ के मुझे खाने का अवसर मिला, हमें RL वर्मा के यहाँ भी बैठ के खाने का अवसर मिला जी जी। एडवोकेट अच्छा खाएगा नहीं तो अच्छा दिमाग कहाँ से पाएगा जी। आदमी तो अपने गेस्ट को बढ़िया बढ़िया खिलाता है जी, और हमारा उनका जुड़ाव तो रिश्तेदारी का भी है। वो भी शाहजहांपुर के, मैं भी शाहजहांपुर का जी, हमारे ननिहाल के बगल के जी। तो जब आदमी अपने सारे खर्चों को मैनेज करते हुए, आदमी सबसे ज्यादा कटौती वहीं जाकर करता है जो दिखता नहीं है जी। खाना क्या खा रहा है, कमरे में बैठ के खा रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, इसलिए वहां कटौती करता है, कपड़े तो अच्छे अच्छे पहनेगा। तो ये सब चीजें हैं। हमारे जो संविधान बचाओ संघर्ष समिति को अपने समाज के एडवोकेट के घर में घुस के देखना पड़ेगा, भैया तुमने आज खाया क्या, इधर आप पूछते रहो उससे। ना हो तो उसके यहाँ 5 किलो का जो है आटे राशन भिजवा दो, क्योंकि एडवोकेट तो जो है वो क्या राशन की दुकान पर जाके अपने आप को क्या कहते हैं, गरीबी की रेखा के नीचे भी नहीं दिखा सकता कि जाके राशन की दुकान पे खड़े होकर जो है 5 किलो राशन ले ले। तो साहब अंदर की स्थिति बड़ी खराब है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके आज तक 70 साल में अधिवक्ता नहीं है, तो चाहे संविधान बचाओ संघर्ष समिति हो या अन्य कोई समितियां रही हो, इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है साहब जी। तो अगर संविधान को बचाना है तो सबसे पहले आपको एडवोकेट को बचाना होगा, मेरा निवेदन तो ये है। अब बात अन्य विषयों पर कर लेते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं न्यायिक पारदर्शिता की, जो आपने विषय उठाया था न्यायिक पारदर्शिता। तो इस बात को
हेलो। जी बोला जाए। हाँ, इस बात को हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बार बार इसको कह चुके हैं कि जी जज भी समाज का व्यक्ति है। जज क्या है? समाज का व्यक्ति है। उन्होंने अपनी बात कह दी। अब समझने वाले समझे, ना समझे सो अनाड़ी है। जी यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कम्युनिटी से आ रहा है तो ये कैसे मान लोगे कि उसमें ब्राह्मण के चित्त भाव नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के उस जज के इस कथन को तुरंत जो है कोर्ट कर देना चाहिए और इसी बेस पर आगे डिमांड बढ़ा देनी चाहिए कि देखिए, इन जज साहब ने कहा कि वो समाज का व्यक्ति होता है, अर्थात वो अपने महल से मुक्त नहीं होता, इसलिए जो है क्या कहते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन की जरूरत है। लॉजिकल बात कही है कि फलाने जज का स्टेटमेंट है, ये जजेस की अवमानना इस पर लागू होती, या तो ये सभी जजेस की अवमानना कर रहा है, संविधान की अवमानना कर रहा है, या फिर ये मैटर्स बनता है कि इस बात को सत्य माना जाए कि वो समाज का व्यक्ति होता है, उसके अंदर दोष हो सकते हैं, इसलिए दोष कम से कम पूरी संपूर्ण न्याय व्यवस्था पर हो, इसलिए रिजर्वेशन आवश्यक है। लॉजिकल बात कीजिए। संविधान बचाओ संघर्ष समिति इस बात को कह सकती है। तो बात कहनी है, लॉजिक से कहनी है। फलाने एडवोकेट को, वो फलाने जज को कोट करना है, किसी मीडिया में दिए गए इंटरव्यू को कोट करना है, उसकी रिकॉर्डिंग रखना है, उसको आगे प्रोसीड करना है, जहां फंसो वहां मित्र आपके साथ खड़ा है। जी तो कैसे लड़ना है, लड़ने के तरीके हम बता सकते हैं सर। जी जी बहुत 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 सर आभार व्यक्त करते हैं आपको। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम आपके साथ खड़े होंगे, जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर भी खड़े हो जाएंगे। इतना इतना हम कर सकते हैं। अब बात आई है हमारे लोग जुडिशरी में नहीं है, तो हमारे लोग जुडिशरी में आएंगे कहाँ से? क्योंकि अभी तक जो है क्या कहते हैं, कोलेजियम सिस्टम चल रहा है। कोलेजियम सिस्टम में प्रोविजन ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो प्रमोट होकर हाई कोर्ट के जो है जज बना दिए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज में जो बनते हैं वो, उनमें से जो जज बनते हैं, जिसे कहते हैं सीनियर डिवीजन के जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सीनियर डिवीजन के जो जज होते हैं वो मजिस्ट्रेट से जाते हैं और कुछ डायरेक्ट एडवोकेट से जाते हैं। जो वहाँ की लोकल बार होती है उसके जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको जो है वो कर लेते हैं। अब जज साहब तो पहले कह चुके हैं कि जज जो है समाज का व्यक्ति होता है, अपने राग द्वेष से मोह से मुक्त नहीं होता, लोभ से मुक्त नहीं होता। तो जो जिस हाई कोर्ट के पैनल्स को ये अधिकार है कि वो जो है सीनियर एडवोकेट का अपॉइंट करेगा, वो उसका मानवीय चरित्र हावी हो जाएगा। वो किसी अपने भतीजे को, दोस्त के मित्र को या जहाँ से पैसा आ जाएगा उसको जो है हायर जुडिशरी में लाएगा, उसको इंटरव्यू में पास कराएगा और वो हायर जुडिशरी में प्रमोट होकर जो है डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएगा। और जितने डिस्ट्रिक्ट जज हैं प्रदेश में, उसमें से जिसकी अच्छी पैठ बैठेगी वो जाके हाई कोर्ट में चला आएगा। और हाई कोर्ट में अगर उम्र का लाभ पा गया तो वो चीफ जस्टिस हो जाएगा, और जब चीफ जस्टिस हो जाएगा तो वो जाके जो है कहीं ना कहीं जाके सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएगा। तो हमारे जो जुडिशरी में पहुंचेंगे कहाँ से? हमारा आदमी को तो आप रोटी नहीं देते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप रोटी नहीं देते हो, तो हमारे लोग तो वहां पर एडवोकेट ही नहीं है। और लोअर कोर्ट में जहाँ पर वो भाई भाइयों का केस लड़ रहा है, लोगों के जो है घरों में फूट डला रहा है, पति पत्नी के केस लड़ रहा है या मेड़ के केस लड़ रहा है, तो वो वहां पर उसकी सुन कौन रहा है? कौन उसको जो है डिस्ट्रिक्ट जज बनाएगा? लोअर कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन ही हाजिर हो जाती है,
और रोज जो है सैकड़ों जजमेंट होते हैं, सैकड़ों जजमेंट होते हैं, और उनकी उनकी जो है गाइडलाइन लगती है। हमारे आदमी के पास, लोअर कोर्ट के आदमी के पास खाने के लिए दाल रोटी नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। जो जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रोज निकलते हैं ऑर्डर्स, उनको पढ़ने, जब पढ़ेगा ही नहीं तो उस पर बहस क्या करेगा? बहस नहीं करेगा तो केस जीतेगा नहीं, और जीतेगा नहीं तो वो बड़ा एडवोकेट कैसे बनेगा? तो हमारे जो लोअर कोर्ट के जितने एडवोकेट हैं, उनके पास तो पढ़ने की सामग्री नहीं है। जो जो हर महीने जो है वो निकलती है सुप्रीम कोर्ट की, वो हाई कोर्ट की पत्रिका कि इस महीने ये डिसीजन हुए हैं, इस वीक जो है वीकली जो है वो निकलती है रेफरेंस बुक, जिसमें ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नई नई रूलिंग्स बना दी। लोअर कोर्ट में जाइए और किसी से अपने एडवोकेट से पूछ लीजिए कि इस बार की जो है वो रूलिंग्स जो हाई कोर्ट की वो आपने खरीदी है क्या? संघर्ष समिति के नाम से आप पूछ लीजिए उनसे, अगर किसी ने खरीदी हो तो हमको बता दीजिए। तो संविधान बचाओ संघर्ष समिति का पहला काम होना चाहिए अपने समाज के एडवोकेट के लिए जो नए नए पार्लियामेंट एक्ट बना रही, उनको इकट्ठा करे। जो सुप्रीम कोर्ट के रोज नए नए जजमेंट हो जा रहे हैं, उनको इकट्ठा करे, उनको पढ़ने की ऑफ टाइम फैसिलिटीज दे। ऑफ टाइम फैसिलिटीज का मतलब समझे आप? बताइए सर। ऑफ टाइम फैसिलिटीज का मतलब यह हुआ, जब कोर्ट बंद हो जाए, यानी रात के 12 बजे तक पढ़ सके, कोर्ट टाइम में नहीं। हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी जो खुलती है वो हम 10 से 5 चलाते हैं, तो 10 से 5 वो कोर्ट में जाएगा कि आपकी लाइब्रेरी में आके पढ़ेगा। संडे को खुलनी चाहिए, हॉलीडेज में खुलनी चाहिए, साथ में चाय पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग गर्म हो जाता है जी। इतना अगर संघर्ष समिति कर पाएगी तब तो संविधान का बचाव कर पाएगी। सिर्फ कागज के पन्नों को बचा लेने, ठीक है, वो कांग्रेस रहेगी तो पन्ने फाड़ती रहेगी, बीजेपी रहेगी तो पन्ना नहीं फाड़ेगी, सीधे जो है इंटरनली चेंज कर देगी प्रेस के माध्यम से। जी। 10 साल उसकी सरकार रुक जाने दीजिए, आप खोजते रह जाओगे, पुराने कोई पब्लिकेशन आपके पास होगा नहीं, और नए पब्लिकेशन में आप शब्द ढूंढते रह जाओगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे बदल दिया गया। पूरा आपका त्रिपिटक बदल दिया गया। आपको मालूम है बुद्धिज्म का जो साहित्य है, त्रिपिटक ब्राह्मणों के हाथ लगा, बदल डाला। कभी आप मेडिटेशन करके त्रिपिटक को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि कितना उसमें जो है मिक्सिंग कर दी है, जिसे आप विशुद्ध मानते हो कि त्रिपिटक हमारा बड़ा शुद्ध है। जैन धर्म की सारी पुस्तकों को जो है खराब कर दिया इन ब्राह्मणों ने, और हर जगह ब्राह्मण आपको बैठा मिल जाएगा। भंते भी आपको जो है ब्राह्मण मिलेंगे बैठे हुए, आपके समाज का जो है कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। तो सर हर जगह बड़ा गड़बड़ है। मैं तो सिर्फ राय दे सकता हूँ, लोग संघर्ष करना चाहेंगे तो हम उन्हें रास्ता बता सकते हैं। जी जी। हमने अपने 50 साल के जीवन में सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं। जब हमने इलाहाबाद से जो है क्या कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर हुआ करते थे, और इलाहाबाद से पतंजलि योगपीठ में शिफ्ट हुए थे, तो 4 क्विंटल सिर्फ पुस्तकें लेके गए थे पतंजलि योगपीठ। बाकी और कोई जो है क्या कहते हैं चीजें नहीं लेके गए थे, क्योंकि और कुछ रखने की वहां जगह ही नहीं थी, और वहां भी रहे तो किताबें खरीदते रहे। तो हमने तो 50 साल में सिर्फ किताबें पढ़ी है, मेडिटेशन किया, इन चीजों को जाना, गहराई से जाना, इसलिए सर आज आपसे 2 बात कर पा रहे हैं। अब तीसरा विषय उठाते हैं। हमारे लोग पार्लियामेंट में जो है वो नहीं बात उठाते, तो पार्लियामेंट में आपको लोग कैसे बात उठाएं? आप सुन रहे हैं? जी सुन रहा। हाँ, पार्लियामेंट में जो लोग जा रहे हैं वो जा किस रास्ते से रहे? पहले 40 साल के शुरू के 30 साल में आपकी कोई पार्टी नहीं थी, एक कांग्रेस और एक वो जनता पार्टी, जनता दल। माननीय काशीराम ने 30 साल बाद एक पार्टी बनाई,
अपने बहुत संघर्ष के बाद, क्योंकि जब तक वो महाराष्ट्र में रहे तब तक उनको बताया गया, अरे बाबा साहब की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जमीन पर तो हो ही नहीं सकता। जितना उनका व्यक्तिगत विरोध था बाबा साहब का, एज ए ड्राफ्टिंग चेयरमैन के हैसियत से नहीं, व्यक्तिगत विरोध था जिसको, जो उनके अंदर की पीड़ा थी, उस पर बोला इस पर काम नहीं हो सकता, जो संविधान है इसी पे करो। और जो क्या कहते हैं वो समता, वो रिपब्लिकन पार्टी के जो मेंबर्स थे और जो लोग थे वो खरीद लिए गए थे। ठीक है, जहां नहीं खरीदे जा सके वहां तोड़ दिए गए, जैसे आज बीजेपी करती है। जैसे वो आपका क्या कहते हैं वो धार्मिक संगठन, क्या नाम, बुद्धिस्ट महासोसाइटी, उसको तोड़ डाला। तो इस तरह से सारी चीजें हुई सर। तो अब जब 30 साल में पार्टी बनी, तो शुरू में तो हमारे लोग इतने मन से टूटे होते हैं, जैसे तैसे माननीय काशीराम को एक प्रतिमान स्थापित करना था, उन्होंने कर दिया। एक लड़की का उन्हें साथ मिला जिसने अपने बाप को लात मार के जो है उनका साथ दिया, पुत्र मोह जाग गया काशीराम जी का, उसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ा दिया तो जो निकटवर्ती लोग थे वो ब्राह्मण की कुटिलता को समझते, उस पर अध्ययन करते, काम करते, साथ देते। चोर आगे बढ़ते रहे, हमारे समाज के लोग अहंकार में पीछे हट गए। मायावती को तो अकेले छोड़ दिया ना। पटेल को थोड़ा डांट दे, वो क्या कहते हैं वो क्या नाम, जो जिन्होंने वो जो पटेल समाज के लोग थे उनको थोड़ा डांट दिया, उन्होंने छोड़ दिया। निषाद समाज को डांट दिया, उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। कहीं पर संगठनात्मक रूप से ये इन लोगों ने उन चीजों को तो समझा ही नहीं, अलग अलग पार्टियां बनाते चले गए। उसका परिणाम आज क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का परिचय नहीं दिया गया। तो जो हमारे समाज के लोगों से चूके होती रहे, अतीत में जाके तो हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, वर्तमान में क्या कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। तो वर्तमान में तो यही है कि भैया तुम किसी भी पार्टी में रहो, समाज के नाम पर एक दिखो, समाज के विषयों पर एक दिखो। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की यह ड्यूटी हो सकती है कि साहब तुम बीएसपी से लड़ना चाहो बीएसपी में लड़ो, बीजेपी में लड़ना चाहो बीजेपी में लड़ो, लेकिन हमें आपके मुंह में जबान दिखनी चाहिए। अगर आपके मुंह में जबान दिखेगी, हम वहां की पब्लिक से कहेंगे इस आदमी को वोट दो, ये आदमी अब समाज के लिए काम करेगा। अगर मुझे आपके मुंह में जबान नहीं दिखती तो हम आपके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सामाजिक संगठन है, पॉलिटिकल संगठन नहीं। हम तो समाज से कहेंगे इस आदमी को सपोर्ट करो, क्योंकि हमारा अपना राजनीतिक हित नहीं, भले ये बीजेपी का। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, हम अच्छे लोगों को अपने समाज के भेजेंगे जो समाज के लिए काम कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, जुझारू हैं। तुम्हें आजाद समाज पार्टी से लड़ना है, ठीक है, तुम आजाद समाज पार्टी से लड़ लो। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक ही पार्टी के एक व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे, और जो है 100% होगा उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिसने समाज के लिए कोई काम किया हो, जिसका कोई इतिहास हो। तुम जो है एनआरआई हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमने आज तक किसी को चाय नहीं पिलाई, तुम आके भारत में जो इलेक्शन लड़ना चाहते हो, चमार बिरादरी को, इसलिए हम टिकट दे दें। जो अभी जो अंबेडकर भवन की जो बैठक थी, उसने क्या नाम, हमारे जो इंजीनियर डीसी कपिल ने बुलाई थी, एनआरआई को उन्होंने सेंट्रल दिल्ली से टिकट दे दिया कि भैया सेंट्रल दिल्ली से लड़ेंगे। हम तो उस आदमी को नहीं जानते, दिल्ली का वोटर तो मैं भी हूँ, मैं कहा उसको जो है वोट देने जाऊंगा। हमें तो कभी उसने चाय नहीं पिलाई, वो आया तुमको पिलाई है, और उसने अपना पैसा खर्च किया, तुमने जो है उसकी बैठक बुला ली। अरे भारत में आया, 2-4 दिन जो है हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति से जुड़ता, कुछ पैसा खर्च करता, उसका जमीन पे कुछ संघर्ष दिखाई देता, तो हम सोचते हैं अच्छा आदमी है, इसको आगे बढ़ाओ।
हम्म, है ना। तो ये सब जी। चीजें हैं। कुछ आप समाज के लिए पहले करके तो दिखाओ। तुमने पैसा कमा, तुम बीजेपी में हो, तुमने बहुत पैसा कमा लिया, ठीक है, तुम ठीक है उसके छोटे पदाधिकारी रहे, तुमने पैसा कमा लिया किसी दाएं बाएं से, समाज के लिए काम तो करके दिखाओ। समाज में क्या कहते हैं, समाज के कोई फंक्शन होते हैं, समाज की कोई इस तरह की जो संघर्ष की बातें चलती हैं, उसमें पैसा तो आप लगाओ। आप बीजेपी से कमा रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बीजेपी से कमा रहे हो, हम तुम्हारा तब समर्थन करेंगे कि भैया इसको आदमी को वोट तब दो जब तुम इसको समाज के लिए कुछ करते हुए दिखो। तो सर बातें बहुत सी हैं जो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में लोग नहीं बोलते, उन्हें लगता है कि साहब हमें तो बीजेपी ने रोटी भी दी, बीजेपी, हाँ हमारे लोग पता नहीं कोई 2-4 वोट 10 वोट देते होंगे कि नहीं देते होंगे, बाकी तो हम इन्हीं के सहारे बन रहे। और बीजेपी भी उन पदों पर लड़ाती है जो रिजर्व कैटेगरी के नहीं है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति को ये घोषणा कर देनी चाहिए, बीजेपी गैर दलित सीटों पर अगर किसी एससी को खड़ा करती है हम वहां पर समर्थन करेंगे। कहा? गैर दलित सीटों पर जो रिजर्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी गैर दलित सीटों पर अगर करती है किसी दलित को खड़ा, अनरिजर्व सीटों पर अगर करती है हम समर्थन करेंगे। इस तरह की घोषणा होनी चाहिए। 85% तो हम ही लोग हैं ना। हाँ सही बात है, हर जगह तो हमारा बहुमत है, वो तो साले 15% ही है। हमारा आदमी खड़ा होना चाहिए। कैसे 90% पार्लियामेंट में वो पहुंच जाते हैं, कैसे वो 90% जो है उसमें पहुंच जाते हैं, प्रशासन में पहुंच जाते हैं, कैसे वो 90% जो है जुडिशरी में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारे लोगों के मुंह में जबान नहीं है, और जबान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा कोई सामाजिक संगठन उनको बैकिंग करने के लिए नहीं। अगर हमारा न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं बना है तो इसलिए नहीं बना है क्योंकि हमारा एडवोकेट वहां ही नहीं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति जो आप बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी ह्यूमन पावर है, हमने इतने स्टेट्स में बना लिया, हम लोगों से मिलते रहते हैं। अरे उसमें से कितने लोग ट्रस्टीज हैं आपके संविधान बचाओ समिति में? ट्रस्टीज का मतलब ये होता है कि उन्होंने संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लिए 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया निकाल के रखा है कि इसका जो ब्याज आएगा वो हम संविधान बचाओ संघर्ष समिति को देंगे। हमने फिक्स कर दिया है 20 लाख रुपया जो है संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लिए। संघर्ष समिति इस पैसे को खर्च नहीं कर सकती है, लेकिन इसके ब्याज का पूरा उपयोग कर सकती है। इसी को कहते हैं कॉपरनिकस फंड, कि हमने संघर्ष समिति के नाम से 20 लाख रुपया फिक्स कर रखा है। हम ट्रस्टी हैं संविधान बचाओ संघर्ष समिति के। इसका जो ब्याज आएगा वो संघर्ष समिति खर्च करेगी, मूलधन हमेशा बना रहेगा, वो ट्रस्टी कहलाएंगे। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की जो बैठकें होंगे उसमें विशेष रूप से सम्मानित ट्रस्टी कहलाएंगे। उनको अलग से कुर्सी मिलेगी बड़ी सी, उनको अलग से फूल माला चढ़ाई जाएगी, वो माल्यार्पण करेंगे या दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि उनके ब्याज से जो है हमारे जो है क्या कहते हैं संगठन को प्रतिवर्ष या प्रतिमाह 1 लाख रुपया मिल जाता है सिर्फ ब्याज से। या उनकी कोई इंडस्ट्री चल रही है, उन इंडस्ट्री का जो है हम जो है 5% या 2% जो है हम जो है संघर्ष वो संविधान बचाओ संघर्ष समिति को देंगे, या हम अपने लाभांश का जो है इतना देंगे जी। अगर इस तरह के संकल्प वाले लोग होंगे और उनको हम अपने संगठन में सम्मानित करेंगे तब काम होगा सर। तो आप अपने एडवोकेट भी बना पाएंगे, आप अपने पार्लियामेंट में जो कुछ लोग हो सकते हैं ईमानदार हों, कर्मठ हों, जीप वाले हों, लेकिन इलेक्शन लड़ने का पैसा ही ना हो। पार्टी से टिकट तो मिल जा रहा है लेकिन पार्टी कह रहे अपना पैसा हो तो हम कर देंगे, आपको टिकट दे देंगे। अब वो कहें पैसा तो नहीं है साहब। अब हमारे संविधान बचाओ संघर्ष समिति का है या किसी अन्य जो है वेलफेयर ग्रुप का रहा है, उसने किया,
आपको लगता है हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको लगता है कि नहीं इस क्षेत्र से इस आदमी को करना चाहिए, तो उसको फीडिंग कर सके। आरएसएस क्या करती है? आप अभी आरएसएस के पास चले जाओ, को हमें एक राजनीतिक पार्टी बनानी है, आप हमें फंडिंग कर दीजिए, आरएसएस आपको फंडिंग करा देगी, क्योंकि उसे मालूम है कि दलितों में जितनी पार्टियां बन जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आपस में वोट काटेंगे, तुरंत आपको फंडिंग कर देगी। तो ये चीजें वो लोग हमें तोड़ने के लिए फंडिंग कर सकते हैं, हम खुद को जोड़ने के लिए फंडिंग नहीं कर सकते क्या? तो चीजें देखो, तो अगर सब को मैं नहीं जानता, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी, हमने आपको कहीं मुलाकात हुई कि नहीं हुई मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से उत्सुकतावश चीजें पूछी मैंने पूरी रणनीति आपको बता दी। मैं ये भी नहीं जानता आप किस जात बिरादरी से हैं, मैं ये भी नहीं जानता कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हमने व्यक्तिगत परिचय में भी बहुत सी चीजें छोड़ दी, लेकिन हमारे पास मैं पूरा बिहार से हूँ और मैं इसी क्लास से चमार जाति का था। हाँ, मेरे पास अपने समाज को उठाने का पूरा खाका है। ये तो जो आपसे चर्चा की बड़ी संक्षिप्त चर्चा की, हमारा तो मिशन चल रहा है आर्थिक समानता का मिशन, इकोनॉमिकल इक्वलिटी जो बाबा साहब का मिशन था, जिसके लिए वो रोए चिल्लाए कि साहब मैं एक ही काम करके जा रहा हूँ, बाकी दो काम तुम लोगों पर छोड़े जा रहा हूँ, और अगर इसको आगे न बढ़ा पाना तो पीछे मत जाना। आज तो एक वोट का अधिकार छिन रहा है, जिसकी चर्चा आपने भी की कि वो वन वोट वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वन वोट वन इलेक्शन की बात में हमारी संविधान बचाओ संघर्ष समिति इस बात को डिसाइड करे कि साहब चुनाव आयोग पर इतने प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसी दशा में वन वोट वन इलेक्शन पर कैसे बात की जा सकती है? पहला प्रश्न तो ये उठ के आना चाहिए। नहीं, ये गवर्नमेंट जो है, भारत गवर्नमेंट जो है, ये क्यों नहीं कर रही है कि वन एजुकेशन वन नेशन की बात क्यों नहीं कर रही है? वो संघर्ष बचाओ समिति का पार्ट नहीं है सर, वो कोई एजुकेशन संस्था होगी उससे हम बात करेंगे साहब, वो आपका पार्ट नहीं है। आप संविधान की बात करेंगे तब तो अच्छा लगेगा, एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए, एजुकेशन की बात छोड़ दीजिए, आप संविधान पर बात कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन, जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप कीजिए, और वन नेशन इलेक्शन में इस बात की गारंटी कौन लेगा? जो है क्या कहते हैं, जब संविधान उस पर इतने प्रश्न चिन्ह लगे हैं चुनाव आयोग पर, अभी तो हमारे पास समझने का समय है कि हम कहीं पर एक जगह हार जाएं तो दूसरी जगह अलर्ट हो जाते हैं, हम भी परिपक्व होते जाते हैं चुनाव आयोग की जो छल कपट से हम अपने आप को बचाते जा रहे हैं। लेकिन तब क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन में? सर आप अपना परिचय जो है हम तो बता दिए कि मैं इसी क्लास से हूँ और मैं चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। हाँ, आप सर से आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप भी अपना बता देते तो मेरा जैसा अच्छा रहता है। सर मेरे नाम में मित्रा लगा है इसलिए कंफ्यूज ना हो, पहली चीज तो ठीक। और जहाँ तक शुद्धता की बात है तो मैं भी हरदोई डिस्ट्रिक्ट का चमार हूँ, उत्तर प्रदेश से। हरदोई? हाँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी। हरदोई तो भाई बहुत बहादुर इलाके हैं। हाँ भाई कश्यप जी, वहाँ तो कश्यप की ये धरती रही है भाई, हम तो पुराने हरिद्रोही हैं। उसी को आज अपभ्रंश भाषा में हरदोई बोलने लगा। हाँ, हम तो पुराने हरिद्रोही हैं।